अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 27 मई को सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने भारतीय मीडिया चैनल टाइम्स नाउ का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा एक बहस के दौरान आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं और इस्लामी वाक़यात का मजाक उड़ाती नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को शेयर करके भारतीय सहाफ़ी और कुछ समाजी कारकुन इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि अरब ममालिक भी सख्त पोजीशन इख्तियार करते हैं और नतीजतन भारतीय हुकूमत 9 दिन बाद अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर देती है, मगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। और उसके बाद भारत में मुसलमान एहतजाज करते हैं, जगह जगह एहतजाज होता है और उसके जवाब में बजाय इसकी कार्रवाई की जाए या नरेंद्र मोदी मजम्मत करते, मुसलमान जो एहतजाज में शामिल होते हैं किसी न किसी बहाने से उनके घर गिराए जाते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब से एक दिन पहले तक भारतीय हुकूमत पर शदीद दबाव था कि वो न सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रही है, बल्कि हक और सच लिखने और बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, उनके घर बसमार कर रही है, उनके खानदान वालों को हिरासा कर रही है। आलमी तंजीमों समेत मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे थे। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि मौजूदा हुकूमत फाशिज्म की इंतहा पर पहुंच गई है, मगर एक वाक़े ने फिलहाल इस बहस को बदल कर रख दिया है। वो मोदी हुकूमत जो कल तक बैकफुट पर थी, आज वो फिर से एक वाक़े का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है, जिससे फ़ायदा किसी को हो या ना हो, लेकिन नुकसान भारत में रहने वाली अक़लियतों को होगा, मुसलमानों को होगा, क्योंकि इस वक्त भारत में मजहबी मनाफरत की फ़िज़ा में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त वहाँ एक हंगामी सूरत हाल है। कल भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके उदयपुर में गौस मोहम्मद और रियाज नामी अफराद कस्टमर बनकर कन्हैया लाल नामी दर्जी की दुकान में दाखिल हुए और अपना नाप देते वक्त उस दर्जी पर हमलावर हो गए और उसे दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया, जिसकी वीडियो भी बनाई गई और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। साथ ही दोनों कातिलों ने नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह कत्ल करने की धमकी दे दी और इस वाक़े के कुछ घंटे के बाद दोनों मुलजिमान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मोटरसाइकिल के जरिए शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े के बाद उदयपुर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और फसादात के पेश नज़र इलाके में दफ़ा 144 के साथ साथ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं, बड़े इत्तमाद पर पाबंदी लगा दी गई है और मजहबी फसादात को रोकने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी इलाके में तैनात कर दी गई है। जबकि उदयपुर की पुलिस का कहना है कि हमें सख्त अहकामात मिले हैं कि किसी भी किस्म के मुजाहरे को रोका जाए। आम बात यह है कि कन्हैया लाल नामी दर्जी को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को जवाब बनाकर दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया, जिसमें वो बीजेपी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, कन्हैया लाल को मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में 12 जून को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर बाद में उनकी जमानत हुई और जमानत के बाद ही कन्हैया लाल ने धमकियों के पेश नज़र पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की थी। और कल जब कन्हैया लाल ने अपनी दुकान खोली तो गौस मोहम्मद और रियाज नामी शख्स कस्टमर बनकर कपड़े सिलवाने उसके पास आए और फिर उसे कत्ल कर दिया। भारतीय इंतजामिया इस वाक़े को दहशतगर्दी के तनाजुर में देख रही है और भारत की मरकजी हुकूमत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहा है कि वो इस मामले की दहशतगर्दी के तनाजुर में तहकीकात करे। ये वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि नुमाया मुस्लिम जमातों और रहनुमाओं ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस अमल को गैर इस्लामी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत उलमा हिंद और दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी राना अयूब, जो खुद भारतीय हुकूमत के निशाने पर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए और उन्हें इत्तेहाद की ज़बान में बात करने की ज़रूरत है। इस खून रेज़ी को रोकने की ज़रूरत है, इस मुल्क को मरहम की ज़रूरत है, नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारतीयों की एक नस्ल को ख़त्म कर देगा अगर इसे बढ़ने की इजाज़त दी गई। यानी आज भारत के तमाम बड़े मुस्लिम रहनुमा और सहाफ़ियों की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। साथ ही भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इस वक्त भारत का माहौल है उसमें मज़ीद नफरत अंगेज़ी की गुंजाइश नहीं है, वरना इसके तासुरात से और असरात से भारत कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मुसलमान क़यादत तो इस कत्ल की शदीद मजम्मत कर रही है और मुजरिमान को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा कर रही है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भी नूपुर शर्मा की मजम्मत नहीं की गई है। न सिर्फ वो इस मामले पर खामोश हैं, बल्कि उनकी हुकूमत ने यह मामला सामने लाने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को हदफ बना लिया है। मोहम्मद ज़ुबैर के पार्टनर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद ज़ुबैर को 2020 के एक मुकदमे में बुलाया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ली हुई है, मगर फिर शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि मोहम्मद ज़ुबैर को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पहले से नोटिस जारी ही नहीं किया गया था, जो कानून के मुताबिक ज़रूरी है। अब हम आपको मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात बताते हैं, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी एक ऐसे ट्वीट पर की गई है जो मोहम्मद ज़ुबैर ने 4 साल पहले यानी 2018 में किया था, जिसमें उन्होंने 1983 की एक बॉलीवुड फिल्म किसी से ना कहना के
एक सीन की तस्वीर पोस्ट की थी और एक सियासी तौर पर कमेंट किया था, जिसमें एक होटल के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था हनुमान होटल। उस पर तबसरा करते हुए मोहम्मद जुबैर ने तंज़िया अंदाज में सियासी कमेंट लिखा कि 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल यानी संस्कारी होटल। अब अहम बात यह है कि जिस फिल्म में ये साइन बोर्ड दिखाया गया था वो 1983 में रिलीज़ होने वाली एक कॉमेडी फिल्म थी और रिलीज़ के वक्त सेंसर बोर्ड ने इस सीन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था और ये फिल्म कई बरस तक सिनेमाज और टीवी स्क्रीन पर चलती रही थी। मगर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए उनकी 4 साल पुरानी ट्वीट को जवाब बनाया गया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की तरफ से तौहीन आमेज बयान को हाईलाइट किया, जिसके बाद अरब ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भारत पर दबाव बढ़ाया, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, ये बात बहुत तेज़ी से फैली, जिसके नतीजे में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया। मगर बीजेपी के कारकुनान ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ही मुहिम का आगाज़ कर दिया और फिर हनुमान भक्त नामी ट्विटर अकाउंट जो अक्टूबर 2021 में बना था मगर इस अकाउंट से कोई ट्वीट ही नहीं हुआ था, उसने 19 जून को मोहम्मद जुबैर की 4 साल पुरानी ट्वीट पर अपने अकाउंट से पहला ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया कि मोहम्मद जुबैर की तरफ से हनुमान को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं की तौहीन है, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर अगले ही दिन यानी 20 जून को दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के ड्यूटी अफसर की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जबकि ड्यूटी अफसर अरुण कुमार की 20 जून की शिकायत के मुताबिक सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान ये बात नोटिस में आई कि हनुमान भक्त नामी ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर का 2018 का ट्वीट शेयर किया है, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने जो तस्वीर और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो एक ख़ास मजहबी तबके के खिलाफ उकसाने वाले हैं और लोगों में नफरत भड़काने के लिए काफ़ी हैं, जो मुआशरे के अमन व अमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जिससे भारतीय आइन का सेक्शन 295 और 153 लागू होता है। अब आम बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जिस ड्यूटी अफसर ने जिस ट्विटर हैंडल की निशानदेही पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई वो ट्विटर हैंडल ही नामालूम है, उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई है, जबकि इस ट्विटर हैंडल ने अपने क़याम के 8 महीने के बाद पहला ट्वीट ही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किया था, उससे पहले कोई ट्वीट नहीं किया था। और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद भी इस अकाउंट का एक ही फॉलोवर था और ये अकाउंट किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था और कल इस अकाउंट के तकरीबन 2000 फॉलोअर्स हो गए थे, जब जिसे अब ट्विटर ने मुअत्तल कर दिया। यानी टीवी पर तौहीन आमेज बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, मगर नूपुर शर्मा के तौहीन आमेज बयान को उजागर करने वाले सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो एहतजाज कर रहे थे भारत के अंदर उनके घर मस्मार कर दिए गए और वो भी एक नामालूम अकाउंट की ट्वीट की बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है जो उनकी 4 साल पुरानी ट्वीट को बुनियाद बनाकर की गई है। अलबत्ता मोहम्मद जुबैर नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना सियासत पर एक सियासी पस मंज़र में तंज़िया तबसरा कर रहे थे और उन्हें तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान के मुताबिक सहाफ़ियों को कुछ लिखने, बोलने या ट्वीट करने पर जेल में नहीं डालना चाहिए। सहाफ़ियों को हिरासा किए बगैर आज़ादाना इज़हार ख्याल का हक़ मिलना चाहिए। दुनिया भर में हर जगह सहाफ़ियों को आज़ादाना इज़हार राय का हक़ मिलना चाहिए। इसके अलावा बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय शहरियों की 26 तंजीमों ने मोहम्मद जुबैर और टीस्टा तिसलवाद को की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, जिसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा दलित सॉलिडेरिटी फोरम और दीगर शामिल हैं। साथ ही मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत में सहाफ़ती इदारों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और दिल्ली पुलिस से उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इसके अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की रिहाई का मुतालबा किया और अपने बयान में लिखा कि वो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। ये अलमिया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी उस दिन सामने आई जब भारत ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए G7 और दीगर 4 ममालिक के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने जर्मनी में G7 के इजलास में शिरकत की, जहाँ दस्तखत करने वालों ने आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी मज़हब और आज़ादी अक़ाइद का यादा किया। साथ ही बैनुल मज़ाहिब डायलॉग के फ़रोग़ की अज़म का इजहार किया। इसके अलावा भी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इससे आज़ादी इज़हार राय को दबाने की एक और कोशिश करार दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और लिखा है कि भारतीय हुक्काम मोहम्मद जुबैर को उनके अहम काम के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बढ़ती हुई फेक न्यूज़ यानी जाली खबरें और गलत मालूमात का मुकाबला करना और अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाना शामिल है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी इस बात को जाहिर करती है कि जिस खतरे का सामना भारत में इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों को है वो खतरा क्राइसिस पॉइंट पर पहुँच चुका है। सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही नहीं, भारतीय सहाफ़ी राना अयूब भी मुसलसल मोदी हुकूमत के निशाने पर हैं। 26 जून को भारत की नामवर सहाफ़ी राना अयूब, जो भारत में इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखती आई हैं, मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखती आई हैं, उन्हें ट्विटर की तरफ से एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें उन्हें बताया गया कि भारत के जो मकामी कवानीन है जिसका ट्विटर पाबंद है, उनकी वजह से आपकी ट्वीट को भारत में मुअत्तल किया जाता है, जबकि भारत के अलावा दीगर जगहों पर आपकी ट्वीट फ़ाल रहेगी। ट्विटर के इस ईमेल पर राना अयूब समेत दीगर सहाफ़ियों ने भी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा भी
मुसलसल अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो भी मोदी हुकूमत के खिलाफ ट्वीट करे, इंतहा पसंदाना रवैयों के खिलाफ ट्वीट करे, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता है और भारतीय कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं जिसके तहत सोशल मीडिया से वो चीज़ें हटा दी जाती हैं। जहाँ तक राना यूब का ताल्लुक है, अप्रैल 2021 की ट्वीट है जिसमें उन्होंने भारत में मसाजिद के मस्मार होने से मुताल्लिक एक खबर पर तबसरा किया था और भारत की जमहूरियत को तनकीद का निशाना बनाया था। मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी, फिर भारतीय हुकूमत ने ट्विटर से शिकायत की थी और ट्विटर ने ट्वीट मुअत्तल कर दी थी। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया ने ट्वीट किया कि ट्विटर की तरफ से भारतीय हुकूमत के अहकामात की पैरवी करते हुए साथ ही राना यूब की ट्वीट को हटाना और कॉलम निगार सीजे वर्लेमन के अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक करना सोशल मीडिया पर एक नाकाबिल कबूल नए ट्रेंड का हिस्सा है। इसे रुकना चाहिए। सहाफ़ियों की आवाज़ें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। राना यूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मौसर आवाज़ समझी जाती हैं और उन्होंने गुजरात के फसादात में नरेंद्र मोदी के किरदार पर एक किताब गुजरात फाइल भी लिखी है। राना यूब समेत हर वो आवाज़ जो गुजरात के फसादात पर बात कर रही है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन्हें खामोश कराना चाहती है। 2002 में होने वाले गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी की वज़ीर आला की हैसियत से किरदार पर तहकीकात का मुतालबा करने वाली टेस्टा सेटलवाड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें एक ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2013 की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जिसमें गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। और फिर गुजरात पुलिस के इत्तेदादी दहशतगर्दी विंग ने मुंबई में उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी से पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 2002 के फसादात के हवाले से गलत मालूमात फराहम की। और अब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय हुकूमत अब तालीमी निसाब से भी गुजरात फसादात का जिक्र गायब कर रही है। BBC उर्दू के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में 12वीं जमात में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले तलबा को अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में सन 2002 के गुजरात फसादात के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया के स्कूलों के लिए निसाबी किताबें तैयार करती है। गुजरात फसादात का जिक्र 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की किताब के 9वें बाब में किया गया था जो अब नहीं। ये नरेंद्र मोदी ना अब अपनी मौजूदा इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार हैं, ना ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं, बल्कि जो उनकी सरपरस्ती में गुजरात फसादात हुए उसका जिक्र भी किताबों से निकलवा रहे हैं। और अगर कोई इन फसादात पर आवाज़ उठाए तो उन्हें भी गिरफ्तार करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ G7 के इजलास में जमहूरियत और आज़ादी, इज़हार राय और आज़ादी मजहब के अलमबरदार ममालिक के सरबराहों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचे हैं जहाँ मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने खुद एयरपोर्ट पर उनका खुसूसी इस्तकबाल किया। और बकौल भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय के मुताबिक द डैमेज टू इंडियन डेमोक्रेसी इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी नरेंद्र मोदी के तहत भारतीय जमहूरियत को जो नुकसान पहुँचा है वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। और भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना कि नफरत अंगेज़ी की ज़रूरत है। और अगर नफरत अंगेज़ी को नहीं रोका गया तो ये पूरी नस्ल को तबाह कर देगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आज बजट मंजूर हो गया है। IMF ने प्रोग्राम बहाली के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और इसी दौरान आज कौमी असम्बली से अगले माली साल का बजट मंजूर हो गया है और इसके असरात गरीब आवाम के साथ साथ मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके के लिए भी संगीन होंगे। तनख्वाहों पर टैक्स बढ़ गया है, महंगाई बढ़ेगी, बिजली कम मिलेगी क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, मगर इसके बावजूद बिजली के बिल फिर भी आपके बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि IMF की शराइत के तहत बिजली की कीमतों में फेजेज़ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। इस वक्त महंगे ईंधन से बिजली बनाने की वजह से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की सूरत में बिजली के बिलों में इजाफी बोझ भी आवाम की जेब पर ही पड़ेगा। और 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल भी महंगा होने जा रहा है, जिसकी एक वजह यह है कि IMF की डिमांड के तहत हुकूमत ने अगले माली साल में 1 लीटर पर 50 रुपये फी लीटर की पेट्रोलियम लेवी को मंजूर कर लिया है, जिसमें से 10 रुपये फी लीटर 1 जुलाई से नाफिज करने की इतलात हैं, जबकि इसके बाद हर माह उसमें 5 रुपये फी लीटर इजाफा होगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में और इजाफा होगा अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें नहीं गिरी, जो नहीं गिर रही हैं। दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके के लिए अखराजात में इजाफा होगा मगर तनख्वाह उन्हें कम मिलेगी। महंगाई ज़्यादा होगी मगर उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे, क्योंकि हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की नई शरह से मुताल्लिक तरामीम आज मंजूर कर दी, जिसके बाद अब माहाना 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, इसको बरकरार रखा गया है। लेकिन माहाना 50,000 रुपये से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा, जो पहले 5% था, यहाँ भी रिलीफ दिया गया है। मगर माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपये फिक्स टैक्स सालाना होगा, जबकि 1 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स अलग से आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 1,65,000 रुपये सालाना अलग से टैक्स होगा, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम कमाने पर 20% माहाना टैक्स इजाफी आयद होगा। इसी तरह माहाना 3 से 5 लाख रुपए में तनख्वाह वालों पर 4,05,000 रुपये सालाना अलग, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना इजाफी टैक्स अलग से आयद होगा।
माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपए सालाना अलग और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स अलग आयद होगा। माहाना 10 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना अलग, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स अलग से आयद होगा। यानी बड़े जमींदारों पर और ताजरों की आमदनी पर तो टैक्स नहीं होगा, मगर जो टैक्स देते हैं, पहले से देते हैं, उन पर मजीद टैक्स आयद होगा। 13 इंडस्ट्रीज पर 10% का सुपर टैक्स का ऐलान वज़ीर आज़म पहले ही कर चुके हैं। दूसरी जानिब IMF ने बजट मंजूरी के लिए जो शराइत रखी थी, उस हवाले से आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF के मुतालबात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट करना भी शामिल है। यानी कि हुकूमत फैसला नहीं करेगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होने के हिसाब से ही खुद लोकल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होंगी। ज़राए का दावा है कि यह फैसला दिसंबर से लागू होगा। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF ने हुकूमत से यह डिमांड भी की है कि एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाई जाए जो इंसदाद करप्शन के हवाले से कवानीन का जायजा ले। शराइत की मंजूरी के बाद ही IMF अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाली का केस रखेगा। कहा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि डिफ़ॉल्ट करने का खतरा टल गया है। उनके मुताबिक IMF के साथ इसी हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा और IMF अब एक साथ पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर देगा, क्योंकि IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया है। 7वीं किस्त 90 करोड़ डॉलर्स और 8वीं किस्त 1 अरब डॉलर्स की है। यानी दोनों को मिलाकर पाकिस्तान को एक साथ 1.9 अरब डॉलर्स मिलेंगे। हमारे प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइली दावा भी कर चुके हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद अगले माली साल के लिए तकरीबन 40 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो गया है। चीन ने 2.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो चीन जो है वो दे देगा। जैसे ही IMF का ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला, तो वर्ल्ड बैंक के पास से हमारे पास 9 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त क्रेडिट अप्रूव क्रेडिट लाइंस हैं। 8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स हैं जो अप्रूव EAD में पड़े हैं। इसके अलावा 1.5 बिलियन का मैंने एक और पर्चा साइन किया है। आप जो रिजर्व बिल्ड करना चाहते हैं उसमें आपके मुताबिक 21 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ पाकिस्तान को अगले माली साल में करनी है। 10 से 12 अरब डॉलर का पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा होना है, यानी कि 32-33 अरब डॉलर ये हो गए। मगर साथ में आप चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास 15 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हों, 6 अरब डॉलर ये हो गए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 36-37 अरब डॉलर की फंडिंग मिल जाएगी IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया तो? बिल्कुल, हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने तो प्लेज कर दिया है कि वो हमारे रीरोल कर देंगे। कुछ हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ हम एसेट्स को बेचेंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मुझे 25-28 तो मैं इस वक्त बता सकता हूँ। खबरों के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम और बेहतरी का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर आज भी डॉलर के मुकाबले में ₹2.25 रुपए बेहतर हुई और रुपया आज 205 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। मगर दूसरी तरफ ये इतलात हैं कि IMF ने मजीद शराइत रख दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी शहबाज राना। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शहबाज राना, मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं IMF का प्रोग्राम बहाल होने वाला है, मगर आपकी खबर बता रही है कि और सख्त शराइत हैं जो हुकूमत ने पूरी करनी है, तभी जाके IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। ये अभी और क्या क्या मुश्किल होना है इस अवाम के साथ और इस मुल्क की मईशत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखें, 3-4 जो बड़ी शराइत आई हैं वो तो आपने वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा है वो नोटिफाई करना पड़ेगा और पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर होगी जुलाई से और 10 रुपये फ़ी लीटर ही ये होगी अगस्त से। और इसकी IMF ने आपसे वो मांगा है अप्रूवल काबीना का। फिर जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर शाहज़ेब साहब के जो एंटी करप्शन जो किसी भी वक्त IMF का वो इसका डोमेन नहीं बनता था, उसको IMF फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम के अंदर लेके आया है। जो जुलाई 2019 का मुआहदा PTI ने किया था उसके अंदर एंटी करप्शन वाली कोई ऐसी कोई चीज़ रिलेटेड नहीं थी। इवन के जो जनवरी-फरवरी 2022 का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था और फिर मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ आया, उसके अंदर भी करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ शामिल नहीं थी। और जो चौथी बड़ी चीज़ है वो जो डीरेगुलेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की, ये होगा दिसंबर 2022 की बात हो रही है। तो ये चंद बड़ी शराइत हैं जो IMF ने अब सामने रखी हैं। याद रहे कि ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान के साथ कल शेयर किया गया है और इसके अंदर अभी पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होने हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट। जब हुकूमत अपना इसके ऊपर रिएक्शन देगी तो उसके काउंटर में जो IMF है वो अपना प्रपोजल देगा। तो अगर इन शराइत के ऊपर आप देखें और जो टाइम लाइन बनेगी, इनको कम से कम लग ऐसे रहा कि अगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी फास्ट ट्रैक करें तो इनको 1 हफ्ते से 10 दिन लगना चाहिए इनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने को,
प्रोवाइडेड कि जो MEFP के अंदर जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आ गए हैं और जो नए प्रायर एक्शंस आ गए हैं उनको हुकूमत और IMF उसके ऊपर एग्री कर जाएं कि हमने ये करना है, फिर उसके बाद इनको तकरीबन 4 हफ्ते मिनिमम चाहिए होंगे इन शराइत को के ऊपर अमल दरामद करना, इसकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो करना, और फिर आपको IMF के बोर्ड के मेंबर्स को केस को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स। तो पाकिस्तान और IMF का जो लग ऐसा रहा है कि जो फाइनल आपका जो अप्रूवल आएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो इट विल बी आइदर एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अभी मिफ्ता इस्माइल का आपने एक शॉर्ट सुनवाया कि जी जैसे IMF होगा तो बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि $9 अरब पड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक का, कोई $8 अरब ADB का, ऐसे पैसे कहीं नहीं पड़े होते। पाकिस्तान को अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, अगर पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात अच्छे हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और ADB के ताल्लुकात अच्छे हैं तो सालाना $1.5 से $2 अरब, $2.2 बिलियन हर एक एजेंसी देती है। मतलब ये कि अगर एट बेस्ट भी वर्ल्ड बैंक से और ADB से तमाम चीज़ें तय हो भी जाती हैं तो $4 से $5 अरब की हम बात करते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम लोन्स भी शामिल होते हैं और प्रोजेक्ट लोन्स भी शामिल होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी शराइत अगर पाकिस्तान कर लेता है, जो कि लग रहा है कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मुश्किल फ़ैसले थे वो हुकूमत ने कर लिए, अब सिर्फ चंद चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो मेरा ख्याल है उसके बाद फ्लोज ठीक हो जाएंगे। ये कहना है कि उसके बाद फंड्स का फ्लो शुरू हो जाएगा और हमें कोई फाइनेंसिंग गैप नहीं होगा, ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बात है। और ये जो डिमांड है कि टास्क फोर्स बनाया जाए एंटी करप्शन के हवाले से, जो नैब कवानीन में हुकूमत ने तरामीम की हैं, ये उसी के पैराए में है, उसी वजह से ये मुतालबा किया जा रहा है या कोई और वजह है इसकी? शाहजेब साहब जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं दिस वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि किसी स्टेज के ऊपर इसके ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे इस बात के ऊपर। मुझे कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले टिप ऑफ हुई थी चीज़ किसी सोर्स की तरफ से कि इस चीज़ के ऊपर कोई IMF के कंसर्न्स हैं। मैंने इसको इसलिए उस वक्त इस पर इतना फोकस नहीं कर पाया कि मेरे ख्याल में जब एक चीज़ प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में नहीं तो ये कहाँ से आ जाएगी। तो प्रॉबेबली जो चीज़ें ट्रिगर हुई हैं IMF के पार्ट के ऊपर, जो नैब के कानून में तरमीम हुई हैं, उसके बाद शायद कुछ कंसर्न्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक टास्क फोर्स बन जाती है और वो रिव्यू कर लेती है और वो इस चीज़ को उसको यकीन दिला देती है IMF की टीम को कि ये पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि जो नैब का इस वक्त का कानून है उससे आपकी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तकरीबन बिल्कुल मफलूज हो चुका है। कारोबारी शख्सियात वो अलहदा तंग हैं। सियासतदानों को आपको पता है कि पिछले सेटअप के अंदर किस तरीके से जहाँ पर उन्होंने करप्शन की उसको तो कोई डिफेंड नहीं करेगा, वो जाएँ कोर्ट में केसेस जो है वो अपने फेस करें, लेकिन बगैर चार्जेस की आप सियासतदानों को 4-4 माह, साल 2-2 साल जेलों में रखा। तो ये जो नैब के कानून में तरमीम थी ये पाकिस्तान की वक्त की ज़रूरत थी, और अगर इसका किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है तो वो तो कोर्ट्स अपनी जगह मौजूद है, वो देखेंगी। मेरे ख्याल में एक तो IMF का ये बनता नहीं है, इसके ऊपर IMF को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। और अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रपोजल रख दिया है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का, जैसा कि मैंने बोला कि ये अभी प्रपोज ड्राफ्ट है और वो भी कंप्लीट नहीं है, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस वाली शर्त को बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। ये हमारा डोमेस्टिक मामला है और इसका किसी लेन देन से, किसी IMF के पुराने एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान का एक स्कैंडल जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है, उसको तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के स्कैंडल संगीन नोयत इख्तियार करते जा रहा है। एक तरफ बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड और फिर काबीना के फैसले के जरिए सहूलत फराहम करने का स्कैंडल है। दूसरी तरफ ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। और तीसरी तरफ तोशाखाना स्कैंडल इमरान खान के खुद ईमानदार होने और दूसरों के करप्ट होने के बयानी पर मज़ीद सवालात उठा रहा है। तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचने का स्कैंडल इमरान खान की बदनामी का बाइस बन रहा है और तहरीक इंसाफ अभी तक इसका वाज़ेह दिफा नहीं दे पाई है। इमरान खान पर शदीद तनकीद हो रही है, नई तफसीलात और नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पहले मौजूदा हुकूमत ने आते ही इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने बैरून मुल्क से मिलने वाले कई कीमती तहाइफ दुबई में बेच दिए हैं। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। इमरान खान ने ये तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे हैं, जिनमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। मगर अब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना स्कैंडल और बड़ा हो गया है और संगीन हो गया है। मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं कि मीडिया में पहले रिपोर्ट होने वाली घड़ियों के अलावा इमरान खान ने तोहफे में मिलने वाली 3 मज़ीद घड़ियाँ भी फ़रोख्त की हैं और तोशाखाना के 50% अदायगी के अपने ही कानून की खिलाफवर्जी करते हुए 20% के पुराने कानून के तहत अदायगी की है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने इन तीनों घड़ियों के लिए अपनी जेब से रकम भी अदा नहीं की, बल्कि घड़ियों को पहले मार्केट में फ़रोख्त किया और वहाँ से जो पैसे मिले उसमें से 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया और बाकी का मुनाफा खुद रख लिया।
ये तीनों कीमती घड़ियाँ खलीजी और मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में मिली थी। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 154 मिलियन यानी 15 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 3 कीमती घड़ियाँ और एक मकामी डीलर को फ़रोख्त की, जो कि घड़ियों का मकामी डीलर था। खबर में एक सरकारी इंक्वायरी का हवाला देकर मजीद बताया गया है कि इमरान खान ने इन कीमती घड़ियों को बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं, जो उन्हें गैर मुल्की आला शख्सियात ने दी थी। ताहम ये घड़ियाँ उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। खबर के मुताबिक सबसे कीमती घड़ी जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है, उसे इमरान खान ने 20% कीमत अदा करके अपने पास रख लिया। हालांकि उससे पहले ही उनकी अपनी हुकूमत ने तोशाखाना के कानून में तरमीम कर दी थी और असल कीमत का 50% अदा करने का कानून बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, दस्तयाब डॉक्यूमेंट्स और रसीदों से ये इंकशाफ भी हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से इन कीमती घड़ियों की कीमत अदा करने के बजाय पहले उन्हें बेच दिया और फिर बाद में जाकर 20% कीमत कौमी ख़जाने में जमा कराई। खबर के मुताबिक बज़ाहिर ये तहाइफ तोशाखाना में कभी जमा ही नहीं कराए गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तीनों कीमती घड़ियाँ बेचकर 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, जो उन्हें खलीजी ममालिक के आला शख्सियात ने तोहफे में दी थी। तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक बड़ा मुनाफा उस घड़ी को बेचकर हासिल किया गया जो इमरान खान को मशरिक़ वस्ता की आला शख्सियत से मिली और उसकी सरकारी कीमत का तखमीना 10 करोड़ से ज़ायद लगाया गया। मगर इमरान खान ने यह जाहिर किया कि उन्होंने ये घड़ी 5 करोड़ से ज़ायद में बेच दी और 2 करोड़ रुपये कौमी ख़जाने में जमा कराए, यानी 3 करोड़ का मुनाफा रख लिया, जिससे यह जाहिर होता है कि यह घड़ी असल कीमत से आधी कीमत पर फ़रोख्त की गई थी। अहम बात यह है कि इमरान खान ने यह घड़ी 22 जनवरी 2019 को उस वक्त बेची थी जब उनकी अपनी हुकूमत ने तोशाखाना कानून में तरमीम की थी और 20% की जगह 50% अदायगी का कानून बनाया था। इसी तरह इमरान खान को खलीजी मुल्क के एक शाही ख़ानदान ने रोलेक्स प्लैटिनम घड़ी तोहफे में दी थी, जो उन्होंने 52 लाख रुपए में फ़रोख्त की, जबकि तोशाखाना में इस घड़ी की कीमत का तयन 38 लाख रुपए किया गया था। इमरान खान ने इस घड़ी के लिए सरकारी ख़जाने में 7,50,000 रुपये जमा कराए, यानी तकरीबन 45 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। यह घड़ी नवंबर 2018 में सिर्फ 2 महीने बाद ही फ़रोख्त कर दी गई थी। इसके अलावा इसी खलीजी मुल्क की एक आला शख्सियत ने इमरान खान को एक रोलेक्स घड़ी का तोहफा दिया था, जिसे इमरान खान ने 18 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया, जबकि इसकी सरकारी कीमत 15 लाख रुपए तयन की गई। इस घड़ी के लिए इमरान खान ने सरकारी ख़जाने में 2,90,000 रुपये जमा कराए और 15 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। खबर के मुताबिक ये तमाम तहाइफ इस्लामाबाद में एक मकामी वॉच डीलर को फ़रोख्त किए गए हैं। द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की यह खबर वाज़ेह कर रही है कि इमरान खान ने अपनी ही हुकूमत के तोशाखाना कानून पर खुद ही अमल नहीं किया और पुराने कानून के तहत ही तोशाखाना तहाइफ के लिए कम अदायगी करते रहे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो गुज़िश्ता हुकूमतों को ये ताना देते रहे कि आप तो 20% पर तोशाखाना से तहाइफ लिया करते थे, इमरान खान ने कानून बदल दिया है और 50% पर तहाइफ ले रहे हैं। मगर कानून बदल दिया था और इमरान खान खुद ही उसकी मुखालफत कर रहे थे या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मगर रवा साल ये स्कैंडल खुलकर सामने आया था तो इमरान खान मान तो गए थे कि उन्होंने तहाइफ बेचे हैं, मगर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने 20% अदायगी का पुराना कानून बदलकर 50% के कानून के तहत कीमत अदा की थी और मिलने वाली रकम से बनीगाला में सड़क बनवाई थी। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है तोशाखाना से इसने कोई चीजें ली। इनके जमाने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इमरान खान के दोनों ही दावे गलत साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 50% रकम अदा की, अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कासिम अब्बासी की रिपोर्ट में बताए गए हैं, स्टोरी में बताए गए हैं, 20% की रकम अदा की, वो भी पहले घड़ियाँ बेची फिर रकम अदा की, बाकी का मुनाफा रख लिया। और दूसरा उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि बनीगाला में उन्होंने पैसों से सड़क बनाई। मगर इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ का कहना है कि इमरान खान ने बनीगाला की सड़क बनवाने के लिए CDA को सिर्फ 30 लाख रुपये दिए। आशीष जब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इनके घर गए मिलने के लिए पहली दफा जब उन्होंने कटची कॉल की तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरे घर की सड़क टूटी हुई है तो आप इसको सड़क बनवा दें। नवाज शरीफ साहब मेन रोड से लेके इनके घर तक जो थी वो सड़क बनवाई और वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा किए। तो ये जो कह रहे हैं रात को फरमा रहे थे कि जी मैंने अपने पैसे से आवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरासर झूठ है। ये 2019 में सबके घर के आगे जो एक सड़क है जो इनकी प्राइवेट रोड है जो मेन रोड से आगे इनके घर तक जाती है, उसका कुछ पोर्शन टूटा हुआ था तो उसके ऊपर फिर हमने उसको कार्पेटिंग करवा के दी और उसके लिए इन्होंने सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए जो है पे किए। वो जो उसका पे ऑर्डर जो है वो आज तक भी हमारे पास मौजूदा रिकॉर्ड में लगा है। जो उसी वक्त पेमेंट की है और वही एक पेमेंट आई है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आई और ना उसके बाद कोई रोड बनी है।
इस इल्ज़ाम का जवाब भी आज तक तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही कोई दस्तावेजी सबूत इस हवाले से दिए गए हैं। और यही नहीं, आज की पेशरफ्त के बाद इमरान खान के इस दावे पर भी संजीदा सवाल उठते हैं कि उन्होंने तोशाखाना तहफ़ के लिए 50% रकम अदा की थी। उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो यहाँ भी गलत बयानी कर रहे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि इसने रियासत पाकिस्तान को दिए गए तहफ़ से पैसा बनाया, यही तो है जिसके लिए वो यहाँ पर था, मनी गाला गैंग। इसके अलावा रवां साल 20 अप्रैल को तोशाखाना स्कैंडल के हवाले से ही न्यूज़ वेबसाइट फैक्ट फोकस ने दावा किया था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले 66 साल में इतना पैसा नहीं कमाया जितना उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद तोशाखाना के तहफ़ के ज़रिए कमाया। उसमें से भी एक बड़ी रकम सिर्फ इब्तिदाई 2 महीने में कमाई गई। फैक्ट फोकस में शाया होने वाली उस्मान मंजूर की खबर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 1981 से 2021 तक के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात सामने लाई गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी में किसी कारोबार के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरह उनके किसी भी डिक्लेयर्ड असासे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है और उनके तमाम डिक्लेयर्ड असासों और जायदादों की मजमूई मालियत 14 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद सिर्फ 2 महीने में 8.5 करोड़ रुपए तोशाखाना के तहफ़ के ज़रिए कमाए, जबकि उन्होंने तोशाखाना से जो तमाम तहफ़ अपने पास रखे उनकी कुल कीमत 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। खबर में मज़ीद बताया गया है कि 2021 तक के टैक्स गोशवारों में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने उन सारे तहफ़ की मुकम्मल मालियत ही जाहिर नहीं की जो उन्होंने तोशाखाना से अपने पास रखे थे। दूसरी जानिब अप्रैल में नई हुकूमत आते ही जब ये तफसीलात सामने आई कि इमरान खान ने तोशाखाना से कई कीमती तहफ़ बैरून मुल्क बेचे हैं, तो खुद इमरान खान भी ये इल्ज़ाम ये कहकर मान गए कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्ज़ी वो जो चाहे करें। मुझे एक सदर ने घर पर तोहफ़ा भिजवाया जिसे मैंने तोशाखाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखा, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। जिस पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, तोहफ़े भी रियासत के, मर्ज़ी भी रियासत की। और फिर इसी साल 20 अप्रैल को अदालत ने वाज़ेह किया कि जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जो तोहफ़े घर लेकर गए हैं वो वापस लाए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ा हुकूमत की उस दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ पब्लिक करने से रोकने की सदा की गई थी और इसे कौमी सलामती का मसला करार दिया गया था। तहफ़ की तफसीलात तलब करने वाले शहरी के वकील राना आबिद एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पटिशन में कहा गया है कि तहफ़ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहफ़ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज्जत रह जाएगी? इस दौरान जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तहफ़ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मज़ीद कहा कि तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि अवाम के टैक्स से बैरून मुमालिक के सरबराहान को तहफ़ भिजवाए भी जाते हैं। बाहर से आए सारे तहफ़ अवामी जगह पर रखने चाहिए। ये पॉलिसी ही नहीं होनी चाहिए थी कि कुछ फ़ीसद रकम देकर तोहफ़ा घर ले जाएँ। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि तोहफ़ों की सेल लगा रखी है। अब इस अदालती हुक्म के बाद ये सवाल भी उठ गया कि क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तो खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने तहफ़ बेच दिए हैं, तो फिर कैसे वो तहफ़ वापस लाई जाएंगे और कैसे अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो पाएगा? ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है कि तहरीक इंसाफ की साबिक़ा हुकूमत क्यों वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाने से कतराती रही। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान ने एक दोस्त मुल्क की तरफ से दी गई कीमती तोशाखाना से घड़ी जो सस्ती कीमत पर ख़रीद कर दुबई में महंगे दामों बेचकर भरपूर मुनाफा कमा लिया। और फिर साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इल्ज़ाम की एक कहकर तस्दीक कर दी कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से ख़रीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें जुर्म क्या है? वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्ज़ाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज़ क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज़ बनता नहीं है। मगर जब ये मामला गुज़िश्ता साल सितंबर में शुरू हुआ था और एक शहरी ने इस हवाले से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी थी और ये मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएँ और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से काबीना डिवीज़न को हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात सामने लाई जाएँ, मगर काबीना डिवीज़न ने ये हुक्म मानने के बजाय इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था और फवाद चौधरी ने उस वक्त एक अलग मौक़िफ़ अख्तियार किया था। सबकी तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशाखाना के
उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए, और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएँ नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और फवाद चौधरी का ये दावा भी हवा हो गया। कई महीने बाद भी ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई, मगर उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई और फिर पता चला कि तहफ़ सारे बेच दिए गए हैं। और अब तोशा खाना इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है। देखिए, माजी में खुद इमरान खान तहफ़ के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। मैं एक ब्रेक शामिल करता हूँ। पंजाब का सियासी और कानूनी बहरान नून लीग के लिए नए चैलेंजेस खड़े कर रहा है। एक तरफ जहां अदालत हमजा शहबाज की वजारत आला से मुताल्लिक फैसले करने वाली है, वहीं दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात जीतना भी नून लीग के लिए ज़रूरी हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अगर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार दिया जाता है तो पंजाब में नया सियासी बहरान जन्म ले सकता है। रोज़नामा जंग में मकसूद ऐवान की खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के नए इंतखाब की सूरत में कायदे ऐवान के लिए हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान ही दोबारा मुकाबला होगा और नए वज़ीर आला को ऐवान के निस्फ यानी 186 अरकान के वोट हासिल करना होंगे। पंजाब असेंबली के 16 अप्रैल की सूरत हाल बहाल होने की सूरत में डिप्टी स्पीकर ही दोबारा इंतखाब कराएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद मौजूद है, इसलिए पैनल ऑफ चेयरमैन के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। मौजूदा सूरत हाल में ऐवान 345 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 158 और इत्तेहादी ख़ाफ लीग के 10 अरकान मिलाकर कुल तादाद 168 बनती है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म पर अमल हो गया तो अपोजिशन इत्तेहाद की 5 नशिस्तें बढ़ जाएंगी और ये तादाद 173 हो जाएगी। इस तरह 371 के ऐवान में 351 अरकान मौजूद होंगे जो आइंदा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। मौजूदा ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद को 177 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी अगर हमजा शहबाज को ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करनी है तो ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से कम 9 सीटें जीतना होंगी ताकि 186 वोट्स उनके पास आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 25 मुनर्रिफ अरकान को डिसरीट कर रखा है और उनके 20 हल्कों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनकी इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इतवार को इमरान खान ने लाहौर के 4 हल्कों में कारकुनों से खिताब किया था, जबकि नून लीग ने मुकाबले के लिए मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इजाज़त दीजिए।